नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक प्रूडेंस के फर्स्ट चैप्टर टुमारो बाय जोसेफ कॉनरेड की स्टडी करेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और जोसेफ कॉनरेड द्वारा रचित है। जोसेफ कॉनरेड वॉज अ पोलिश ब्रिटिश राइटर, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश राइटिंग। तो ये एक पोलिश ब्रिटिश राइटर थे और अंग्रेजी में सबसे महानतम नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकारों में इनकी गिनती होती है। और उनकी ये शॉर्ट स्टोरी टुमारो, इसकी स्टडी में हम सबसे पहले इस कहानी का सारांश समझेंगे, इसकी समरी देखेंगे, फिर इसकी थीम को समझने का प्रयास करेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं उनकी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम जोसेफ कॉनरेड की इस कहानी का सारांश समझते हैं। इस कहानी में मुख्यतः 4 पात्र हैं। सबसे पहले कैप्टन हैगबर्ड, ये एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त नाविक हैं। फिर सेकंड पात्र है उनका बेटा हैरी। तीसरा जो पात्र है वो है इनके द्वारा किराए पर दिए गए कॉटेज में किराएदार जोशिया कार्विल, जो अंधे हैं और जहाज बनाने वाली कंपनी से रिटायर्ड हैं। और चौथा पात्र जो है कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र, वो है जोशिया कार्विल की बेटी बेसी कार्विल। तो हम सब जो हैं इन चारों जो पात्र हैं उनके आसपास जो ये कहानी गूंथी गई है, इसका सारांश समझने का प्रयत्न करते हैं। रिटायर्ड कप्तान हैगबर्ड सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। उनका पुत्र हैरी बचपन में ही बुरी संगति में पड़ गया था। वह महत्वाकांक्षी था और आज़ाद जीवन जीना चाहता था, फ्री लाइफ जीना चाहता था, अपने माता पिता से आज़ाद। कैप्टन हैगबर्ड जो है वो उसे वकील बनाना चाहते थे, वो वकील बनना नहीं चाहता था। पिता के सख्त अनुशासन और उनके हिंसक व्यवहार और अनुचित व्यवहार से नाराज होकर हैरी 14 वर्ष की उम्र में अपने घर से भाग गया। और भाग गया ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं जहाज़ों पे, कहीं समुद्र में, दूसरे देशों में चला गया। वह माँ बाप की जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहता था। उसकी संगति जो थी वो बचपन में खराब हो गई थी, तो इसी तरह के व्यक्तियों के बीच में रहना चाहता था। माता पिता उसके घर छोड़कर भाग जाने से अत्यंत दुखी थे, खासकर माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी। माँ इस दुख को सहन नहीं कर सकी और एक दिन चल बसी। कैप्टन ने लंदन में प्रकाशित अखबार से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और खोजकर्ता को उचित इनाम दिए जाने की भी घोषणा करवाई, लेकिन हैरी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। कई दिनों बाद किसी ने उन्हें एक पत्र लिखा जो आधा अधूरा था, थोड़ा झूठा भी था, और जिसमें लिखा हुआ था कि हैरी को कोलब्रुक में देखा गया है। कैप्टन हैगबर्ड ने उस पत्र का विश्वास करते हुए और कोलचेस्टर का अपना घर बेच दिया और वो जाकर और समुद्र किनारे की नगरी जो थी, छोटी सी नगरी थी कोलब्रुक, वहाँ आकर रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने का भरसक प्रयत्न किया। वो गली गली घूमे, लोगों से मिले, इधर उधर उन्हें अपने बेटे की पहचान बताई, लेकिन इसका कुछ भी नहीं निकला और सब उनकी जो ये मेहनत थी वो व्यर्थ गई। और धीरे धीरे कैप्टन हैगबर्ड का लोग मजाक उड़ाने लगे। वो उन्हें सिनिक और थोड़ा पागल सा समझने लगे और वह उन्हें कहता था कि मेरा बेटा जो है कल आ जाएगा, इस सप्ताह आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। लोगों ने कैप्टन हैगबर्ड को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। कैप्टन ने कोलब्रुक में आकर वहाँ पे 2 कॉटेज खरीद लिए थे। पीली ईंटों से बने हुए 2 सस्ते से कॉटेज थे, वो खरीद लिए थे। एक में वो स्वयं रहने लगा और उसको वो हैरी के लिए तैयार करने लगा, और दूसरा कॉटेज उसने किराए पे दे दिया। किसे किराए पे दिया? उसने जहाज़ बनाने वाली कंपनी से रिटायर्ड एक विदुर व्यक्ति
और अंधे व्यक्ति जोशिया कार्विल को उसने वो दूसरा कॉटेज किराए पर दिया था। जोशिया कार्विल के एक युवा बेटी थी जिसका नाम था बेसी। अपनी बेटी के प्रति जोशिया कार्विल का व्यवहार क्रूरतापूर्ण था। जोशिया कार्विल जो थे वो स्वयं आलसी प्रवृत्ति के और भारी भरकम काय के व्यक्ति थे, और कोई भी कार्य जो है वो बेसी की सहायता के बिना नहीं करते थे। हर एक छोटे मोटे कार्य के लिए वो बेसी को आवाज़ लगाते, उसे गालियाँ देते, और वो प्रत्येक छोटे मोटे कार्य के लिए अपनी बेटी पर आश्रित थे। कैप्टन हेगबर्ट और बेसी का एक दूसरे के प्रति व्यवहार जो था वो किराएदार से बढ़कर, मकान मालिक और किराएदार से बढ़कर पिता पुत्री की तरह हो गया था। बेसी जो है वो कैप्टन की जो बातें थी जिसे दुनिया सुनना नहीं चाहती थी या जिसको सुनकर दुनिया मजाक उड़ाती थी, वो धैर्यपूर्वक सुनती थी और उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करती थी। तो कैप्टन जो हैं वो बेसी से स्नेह रखते थे और बेसी को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहते थे, और बेसी से कई बार ऐसा कह भी चुके थे कि जब कभी हैरी घर लौटेगा, हालांकि उनके मन में ये था कि कल हैरी आ जाएगा, वो कहते थे कल, टुमारो, जिसके आधार पर इस कहानी का नाम टुमारो है। वो कहते थे कल हैरी आ जाएगा और हैरी के आने पर मैं तुम्हारी शादी हैरी से करवाऊंगा, ऐसा वो कहते थे। कैप्टन बेसी से हमेशा ये कहते थे कि उनका बेटा कल आ जाएगा। कैप्टन ने अपने बेटे की वापसी हेतु अपने कॉटेज में अनेक तैयारियां कर रखी थी, लेकिन वो अपने कॉटेज में किसी अन्य को प्रवेश की इजाज़त नहीं देते थे, यहाँ तक कि बेसी को भी नहीं। बेसी से भी हमेशा उन्होंने बीच की बाड़ जो इनके बीच में थी, दोनों कॉटेज के बीच में बीच की जो दीवार थी, उसी से इन्होंने बेसी से हमेशा चर्चा की है, परिचर्चा की है, वार्तालाप किया था। एक दिन एक अजनबी उनके घर पर आता है। वह उन्हें उसके बेटे हैरी के बारे में जानकारी देना चाहता था। उसने कहा मैं हैरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको, हैरी की पूरी जानकारी मुझे है। और वास्तव में वह व्यक्ति स्वयं हैरी था। उसको उसके पिता कैप्टन हेगबर्ट पहचान नहीं पाए, परंतु उसके व्यवहार और उसके थोड़े खिलंदड़पन को देखते हुए कैप्टन ने उस व्यक्ति को अपने घर में घुसने की इजाज़त नहीं दी। कैप्टन को ऐसा लगा कि अन्य व्यक्तियों की भांति यह व्यक्ति भी उसका मजाक उड़ा रहा है और उसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आया है। यहाँ हैरी की टोन भी अपने पिता के प्रति कुछ इसी तरह की थी, मजाक उड़ाने जैसी इस तरह की थी। तो वो वास्तव में अपने पिता के पास रहने हेतु नहीं आया था, वह उनसे कुछ धन हड़प कर, कुछ पैसे हड़प कर वापस वहाँ से चला जाना चाहता था। जब कैप्टन ने उसे अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया तो वह पास वाले कॉटेज में बेसी के पास चला गया। बातों बातों में उसने अपना अतीत, अपने गुण अवगुण उसके सामने प्रकट कर दिए, अपनी सारी बातें उसके सामने प्रकट कर दी। उसने बताया कि उसके पिता कैप्टन हेगबर्ट उसके साथ क्रूर व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, वो उसके साथ हिंसक थे और उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण वह घर छोड़कर भाग गया था। और उसका अपने माँ के प्रति भी इतना कोई स्नेह नहीं था, उसकी बातों से ऐसा प्रकट हुआ था। उसने अपने वर्तमान आवारागर्दी के जीवन के बारे में भी बताया। वेगाबंड उसकी लाइफ थी, वो इधर उधर आवारगी करते हुए घूमता रहता था, कहीं एक स्थान पर टिकता नहीं था, और उसका जो चरित्र था वो भी उज्जवल नहीं था। उसकी संगति जो थी वो पहले से ही खराब थी। उसने बेसी को अपनी बातों में उलझा कर और उससे थोड़ी निकटता बढ़ाकर उससे कुछ पैसे हड़प लिए और उससे पैसे प्राप्त कर और अपने पिता और बेसी को छोड़कर वो वापस वहाँ से रवाना हो गया। तो कहानी के अंत में जो हमें ऐसा लग रहा था कि इसका कोई सुखद अंत होगा, ऐसा नहीं है। वो वहाँ से वापस जाने के लिए रवाना हो जाता है और दूसरे कॉटेज से कैप्टन हेगबर्ट जो हैं वो भी बेसी को यही कहते हैं कि तुम इस अजनबी आदमी को जो है इसकी परवाह मत करो और मेरा बेटा जो है वो कल आ जाएगा, तुम्हारी शादी में हैरी से करवाऊंगा, और हैरी अगर नहीं आता है, हैरी अगर तुमसे शादी नहीं करता है
तो मैं ये सारे जो दोनों कोटेज हैं ये तुम्हारे नाम कर दूंगा, इस तरह की वो बातें करते हैं। तो हमने इस कहानी में देखा कि यह एक कहानी जो है रिटायर्ड स्कीपर हैगबर्ड की कहानी, ये डिल्यूटेड होप्स और ड्रामेटिक आयरनी की कहानी है। ये बहकती हुई या मुग्ध आशाओं और नाटकीय विडंबनाओं की कहानी है। और इस तरह की कहानी जो है वो जोसेफ कॉनरेड की अपेक्षा थॉमस हार्डी ज़्यादा लिखा करते थे। जोसेफ कॉनरेड जो है इस तरह की कहानियाँ कम लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने एक महान इस कहानी की रचना की। इस कहानी में कुल मिला के दो आयरनीज हैं, दो मुख्य विडंबनाएं हैं। एक जो है वो वास्तविक है, रियल है, और दूसरी जो है पोटेंशियल है, संभावित है। पहली जो वास्तविक है वह यह है कि जाहिरा तौर पर जो पिता जो अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं हैगबर्ड, वो वास्तव में एक अत्याचारी और धोखेबाज पिता निकले। वो उनका अपने पुत्र के प्रति व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं था, हिंसक था। और जिसका जो उत्सुकता से जो अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बेटा जो था वो भी उनके प्रति कुछ लॉयल नहीं था। वह भी अपने पिता के प्रति उसके मन में भी कोई स्नेह नहीं था। वो उनसे पैसे हड़प कर और वापस भाग जाना चाहता था। कैप्टन हैगबर्ड ने अपना ही खुद का एक आत्मसंलग्न जिसे कहते हैं उस तरह का सिस्टम तैयार कर लिया था। खुद की बिलीफ, उनका खुद का सिस्टम सेल्फ एनक्लोज सिस्टम था। खुद की बिलीफ थी कि मेरा बेटा आएगा, कल आएगा, फिर कल आएगा, इस तरह का वो चलता रहता था। और घर वापसी की एक योजना तैयार कर ली, उसकी वो तैयारी करने लगे, जो एक वास्तव में मिथ थी, एक मिथक था। और इसको खुद हैगबर्ड ने जन्म दिया था। और कहानी में जो दूसरी आयरनी है, दूसरी विडंबना जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वह ये थी कि हैरी जो था वो असहाय और घबराई हुई बेसी से पैसे उधार लेता है और फिर वहाँ से उससे पैसे हड़प कर वहाँ से रवाना हो जाता है, भाग जाता है। तो हाँ, ये चीज़ हमें दूसरी चीज़ नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें नज़र आता है कि हैरी के जाने पर कैप्टन हैगबर्ड की जो दोनों कोटेज थी, उनकी जो संपत्ति थी, उस सब का लाभ जो है वो बेसी को मिलने वाला था। तो इस तरह से ये ओपन एंडेड कहानी है, जिसमें जो पाठक हैं, रीडर जो हैं, वो अपनी अपनी तरह से इसमें अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा बुरा ये सब चीज़ें कॉनराड ने अपने पाठकों पर छोड़ दिया है। तो ये कहानी की थीम थी। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रश्न बनता है कि वाई डिड कैप्टन हैगबर्ड सेटल इन कोलब्रुक, या व्हाट ब्रॉट कैप्टन हैगबर्ड टू कोलब्रुक। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि कैप्टन हैगबर्ड जो है वो कोलब्रुक में बस गए। तो इसमें हम कुछ परिस्थितियां देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उनका बेटा जो है वो 14 वर्ष की अवस्था में ही और घर से भाग गया था। और उन्हें पता चला, इन्हें एक पत्र मिला जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि हैरी को कोलब्रुक में देखा गया है। तो क्योंकि वो स्वयं सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो उन्होंने कोलचेस्टर का अपना मकान बेच दिया और वो आकर कोलब्रुक में रहने लगे। वहाँ गली गली उसको ढूंढने लगे, लोगों से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। इसीलिए वो जाकर कोलब्रुक में बस गए। एक प्रश्न बनता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिस्टर कार्विल, या मिस्टर कार्विल जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। हमने देखा मिस्टर कार्विल, जोशिया कार्विल जिनका पूरा नाम था, वो एक क्रूल मैन थे और क्रूर फादर थे। वो क्रूर व्यक्ति, क्रूर पिता थे। उनका अपने बेटी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। बेटी की सहायता के बिना वो छोटा सा भी काम नहीं कर पाते थे। हर एक काम जो है, छोटा मोटा काम, उसके लिए वो बेसी की मदद लेते थे। वो हमेशा उसे डांटते रहते थे, गालियां देते रहते थे। और शरीर उनका भारी भरकम, जैसे कि यहाँ पे जाइजेंटिक लाइक हिप्पोपोटेमस लेखक ने कहा है, ऐसा उनको बताया है। और
उनकी आवाज़ जो है दहाड़ने की, शेर के दहाड़ने की तरह थी। तो इस प्रकार से वो एक क्रूर व्यक्ति थे और क्रूर पिता थे। एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो बताता है कैप्टन हैगबर्ड वॉज एन एक्सेंट्रिक पर्सन, या डिस्कस कैप्टन हैगबर्ड्स एक्सेंट्रिक बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैप्टन हैगबर्ड। हम पूछेंगे कप्तान हैगबर्ड, क्या आप उनके व्यवहार की विवेचना करें, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे या वो सन की व्यक्ति थे। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है कैप्टन हैगबर्ड के बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन हैगबर्ड इज ऑब्सेस्ड अबाउट हैरी हिज सन हु हैड लेफ्ट होम इन हिज टीन्स अबाउट 16 ईयर्स अगो। हम जानते हैं हैगबर्ड जो अपने पुत्र हैरी के लिए अत्यधिक परेशान थे, व्याकुल थे, जो 16 साल पूर्व 14 वर्ष की अवस्था में, अपनी किशोर अवस्था में घर छोड़कर चला गया था। और हम ये देखते हैं कि वो हैरी के लिए कोलचेस्टर में अपना मकान बेचकर और कोलब्रुक जो समुद्री किनारे बसा हुआ नगर था वहाँ आकर रहने लगे थे। और उनके पिता जो थे वो अपने पुत्र के भाग जाने से और फिर उसकी अपनी पत्नी के निधन हो जाने पर उनके जीवन में एक खालीपन सा आ गया था, जिससे उनके दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा। और बाद में जब वो कोलब्रुक आए तो उन्होंने जगह जगह, गली गली वो भटके, लोगों से अपने पुत्र के बारे में बातचीत की, पता लगाने का प्रयास किया। और धीरे धीरे उनके इस एकांकीपन ने उन्हें सनकी बना दिया और लोग भी उन्हें जो है सीरियसली नहीं लेते थे फिर, और वो उन्हें उनका मजाक उड़ाने लगे। तो वो इन्हीं सब चीज़ों में बेहद परेशान थे और उन्हें पक्का विश्वास था कि उनका पुत्र हैरी जो है वो कल आएगा। तो ये जो टुमारो उनके दिमाग में बहुत गहराई तक चला गया था, यहाँ तक कि जब उनका पुत्र वास्तव में आ गया तब भी वो उसे पहचान नहीं पाए और तब भी वो कहते रहे कि मेरा पुत्र कल आएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी टुमारो। इस कहानी का जो शीर्षक है टुमारो, उसके औचित्य को जस्टिफाई करें। देखिए, इस कहानी के अंदर जो टुमारो इसका शीर्षक दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यह शीर्षक कप्तान हैगबर्ड के दिमाग की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। उनका जो दिमाग जो सन की स्थिति में चला गया था उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको ये सिंबलाइज करता है। और अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात लड़का जो इनका घर से भाग गया था हैरी, उसको ढूंढने के लिए ये जब कोलब्रुक आकर बस जाते हैं तो वहाँ आकर धीरे धीरे करके जब अनेक प्रयासों के बाद में भी इनका पुत्र इन्हें मिल नहीं पाता है या उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो इनके दिमाग में एक ये आशावादी सनकी रवैया विकसित हो जाता है कि इनका लड़का कल आएगा। वो डेली हमेशा बेसी से यही कहते था कि हैरी कल आ जाएगा, हैरी कल आ जाएगा। तो ये जो एक आयरनी है, ये जो विडंबना है, जो सनक के रूप में उनके दिमाग में गहराई तक जमी हुई थी, ये कल के रूप में प्रकट होती थी। और यहाँ तक कि जब उनका लड़का वापस आ जाता है तब भी वो उससे पहचान नहीं पाते हैं और तब भी वो यही कहते रहते हैं कि हैरी कल आएगा, और जो वास्तविक हैरी होता है उसको वो वहाँ से भगा देते हैं, अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो इस तरह से ये जो टुमारो है ये इस कहानी का सेंट्रल आइडिया बन जाता है, केंद्र बिंदु बन जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक टुमारो बिल्कुल उपयुक्त है। एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई डिड हैरी लीव बेसी एट द एंड। अंत में हैरी बेसी को छोड़कर क्यों चल दिया। हम ये भी कह सकते हैं अंत में हैरी वापस क्यों चला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अंत में हैरी बेसी को और अपने पिता कैप्टन हैगबर्ड को, दोनों को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसके पिता जो कैप्टन हैगबर्ड थे वो उसकी आशाओं के विपरीत उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने उसे पहचाना तक नहीं, उसको घर में प्रवेश नहीं करने दिया। और हैरी को लगा कि उनके पिता का व्यवहार अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। हैरी की पुरानी यादें जो थी अपने पिता के बारे में कि उन्होंने हैरी के साथ में हिंसात्मक व्यवहार किया था, अपशब्द बोले थे, वो वापस ताज़ा हो जाती हैं। और कैप्टन हैगबर्ड जो हैं वो हैरी को कहते हैं कि तुम जो है मजाक उड़ाने वाले ग्रीनिंग इन्फॉर्मेशन फेलो हो और पागल व्यक्ति हो, इस तरह से। और उन्होंने कहा कि हैरी जो है मेरा कल आएगा, इस तरह से वो करते रहे। और हैरी भी वास्तव में वहाँ पे रुकने के लिए नहीं आया था,
वह सिर्फ पैसे हड़पने के लिए आया था कि अपने पिता से पैसे हड़प कर मैं वापस चला जाऊंगा। उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था और बेसी से शादी करने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। और जब उसको अपने उद्देश्य में सफलता इस रूप में मिली कि उसने बेसी से कुछ पैसे ले लिए, तो ये लेकर वो वापस वहाँ से बेसी को छोड़कर चला गया।